हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल, पॉलिटिकल साइंस, और आज हम पढ़ रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट, यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो इनके विचारों को पूरी तरह से जानने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट अवश्य पढ़ना होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा भी भारतीय राजनीतिक थिंकर्स में मैं मनु, कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय, शुक्राचार्य, इनके वीडियोस भी पहले बना चुकी हूँ। तो मैं प्रश्नोत्तर सहित इनके वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उनका भी अध्ययन करिएगा। आपके जो भी कमेंट्स हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। तो हम देर न करते हुए चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1889 में इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया था और ये हमारी जो राजनीति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 3 धाराएं थी, उदारवादी, उग्रपंथ और गांधीवादी विचारधारा, तो ये उदारवादी विचारधारा के अगुआ विचारक थे। ये कहें कि ये प्रवर्तक थे और अपने गुरु एमजी रानाडे से प्रेरित होकर के कांग्रेस में शामिल हुए थे। तत्कालीन समय में जबकि अंग्रेजों ने हमारे भारत को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले रखा था और कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के विरोध बोलने का साहस नहीं करता था, उस समय इन्होंने राजनीतिक आंदोलन की नींव डाली थी भारतीय स्वतंत्रता की। और इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विषय पर समय समय पर अपने काफी विचार भी व्यक्त किए थे। इनका चूंकि उदारवादी थे, और उदारवादी किस लिए थे, क्योंकि इनका जो अंग्रेजों से अपनी मांगे रखने का तरीका था वो काफी संवैधानिक था। ये आंदोलन में किसी प्रकार के बहिष्कार में विश्वास नहीं करते थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र के जरिए, स्मरण पत्र के जरिए अपनी बात को, प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी बात को रखना चाहते थे। और इनकी जो विरासत, इनकी विरासत है कि इन्होंने, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद में एक वसीयतनामा इनका बाद में प्रकाशित हुआ था, जिसको राजनीतिक वसीयतनामा के रूप में जानते हैं। तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई थी कि किस प्रकार से हम अपनी शासन व्यवस्था को आगामी समय में संचालित कर सकते हैं। इनके पूर्व में काफी सारे विचार पहले वीडियो में मैं स्टूडेंट्स दे चुकी हूं, तो आपको इनकी संपूर्ण जानकारी के लिए वहां अध्ययन आपको जरूर करना पड़ेगा उस वीडियो का, फर्स्ट पार्ट का। इनकी जो साधन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि तिलक में और इनमें यानी गोखले में उग्रपंथ और उदारपंथ बाद में दो, यही सबसे बड़ा अंतर था साधनों का। उग्रपंथ ये मानता था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे मांग कर नहीं अपितु छीन करके लूंगा, ठीक है। जबकि इनका मानना यह था कि इसे हम संवैधानिक तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से और धीरे धीरे लें, बजाय आंदोलन के। तो इनके जो साधन थे ये उग्र साधनों में विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में और सज्जनता में इनका पूर्ण विश्वास था, और इनका मानना ऐसा था कि यदि हम अपनी बातों को संवैधानिक और विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों के सामने रखेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारी जो मांगे हैं उनको यदि उचित उन्हें लगेगी तो वो मान लेंगे। और इसीलिए इनको उदारवादी कहा गया। उग्रपंथी इनकी कटु आलोचना करते थे और ऐसा मानते थे कि आप अपनी ही चीज को अंग्रेजों से मांग रहे हैं, इसलिए आप तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इसे वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इनके आर्थिक विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो इन्होंने बेलवी आयोग के समक्ष भारत की वित्तीय स्थिति पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद में बजट के भाषणों के साथ सांख्यिकीय विश्लेषण प्रदान किया उन्होंने कि किस किस प्रकार से कितना बजट किसको चाहिए, किन आवश्यकताओं के लिए चाहिए, भारत में किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये इन्होंने अपने भाषणों में बोला। इसके अलावा भारत की गरीबी के अंत के लिए इन्होंने कहा कि भारत का औद्योगिकरण होना चाहिए। जब भारत में उद्योग खुलेंगे तो भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत को महंगी चीजों का आयात नहीं करना पड़ेगा, हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। इसके अलावा मार्लेमेंटो जो सुधार हुए थे, एक्ट 1909 में जो एक्ट आया था, उसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुक्त व्यापार, राजकोषीय जिम्मेदारी लाने में विश्वास करते थे। मुक्त व्यापार यानी कि भारत में आयात निर्यात नहीं लगे किसी भी वस्तु पर, और बिना आयात निर्यात के सामान्य रूप से, मतलब सब कुछ बिना आयात निर्यात के बिके यहाँ पर, जिससे कि वो चीज सस्ती हो और लोग आसानी से उस सामान को खरीद सके और बेच सके।
आयात निर्यात लगने के बाद में कोई भी वस्तु जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। और उचित कर लगाएं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा किसी वस्तु पर कर लगा दिए। यदि कोई भारतीय वस्तु है, यदि ज्यादा कर लगा दिए, चूंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए इन्होंने जितनी आवश्यक हो उतने ही कर लगाने की बात कही। भूमि सुधार की बात इन्होंने कही और प्राथमिक शिक्षा के महत्व को भी बताया और ये कहा कि भूमि की जो लगान व्यवस्था है वो भी उसका ही सही बंदोबस्त होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा निशुल्क मिलनी चाहिए, जिससे प्रत्येक भारतीय धीरे धीरे करके शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा का महत्व समझे। इसके अलावा भारत की मानसिक जड़ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने नई वैज्ञानिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही कि भारत में यदि वैज्ञानिक शिक्षा यानी अंग्रेजों के समान भारत में शिक्षा लागू हो, उनका जैसा दृष्टिकोण लोग सोचें, अंधविश्वासी जो रवैया है लोगों का वो समाप्त होना चाहिए। भारत में भी उसी प्रकार से भारत प्रगति करे, वैज्ञानिक प्रगति करे, जैसे कि ब्रिटेन में या अन्य पाश्चात्य देश प्रगति कर रहे हैं, उसी प्रकार से भारत में वैज्ञानिक माहौल हो। यहाँ पर भी लोग उन आविष्कारों के प्रति रुचि लें जो दूसरी जगह धीरे धीरे करके लोगों में बढ़ रही है। इसके अलावा कृषि और उद्योगों में भी नए साधन अपनाना चाहते थे, बजाय इसके कि पुरातन तरीकों से खेती की जाए, उद्योग में मतलब प्रयोग किए जाएं। इसके अलावा वो चाहते थे कि पाश्चात्य देशों में जैसे नए नए साधन बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है, वैसे भारत में भी होना चाहिए, जिससे भारत उनके समान ही अधिक उत्पादन कर सके और निर्यात भी हो सके। और पूंजी निवेश के महत्व को भी समझना चाहिए और भारत में अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से हो इसके भी प्रयास भारतीयों को करने चाहिए। तो इनके जो विचार थे आर्थिक क्षेत्र में वो अंग्रेजों के एक तरह से हम ये कहें कि उनके कदमों पर वो चलना चाहते थे, उनके जैसे वो चाहते थे कि भारतीय उसी प्रकार से प्रगति करें। और ये तभी संभव है कि भारतीय पढ़े लिखें, शिक्षा भी ग्रहण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, उनके अनुसार तकनीक का प्रयोग करें, तभी भारतीय उनके जो है बराबरी कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा इन्होंने एक संरक्षक की भूमिका भी निभाई और ये एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे। समाजवादी से मतलब यहाँ पर है कि वो ये चाहते थे कि भारत में समानता रहे, आर्थिक असमानता कम से कम हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के आर्थिक अपने विचार रखे थे। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी किया और गांधी जी को मार्गदर्शन प्रदान किया और इसलिए गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु इन्हें मानते थे, चूंकि उनके जो तरीके थे वो काफी कुछ गोखले से मिलते जुलते थे। तो इनका बहुत बड़ा इस रूप में योगदान रहा है। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल है, रास बिहारी बोस हैं, घोष हैं, इनका भी मार्गदर्शन इन्होंने किया था। तो एक संरक्षक के रूप में भी गोपाल कृष्ण गोखले की काफी भूमिका रही। इसके अलावा इनका बहुत योगदान भी रहा है। इनकी एक संस्था है सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जो कि 1905 में उसका इन्होंने गठन किया था और इस सोसाइटी ने कई स्कूल, पुस्तकालय, उद्योग, श्रमिक और रात्रि कक्षाओं की स्थापना की, यानी एक श्रृंखला आगे इन्होंने अपने सेवाओं की जारी रखी। इनकी मृत्यु के बाद में भी सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी काम करती रही और काफी सारे महत्वपूर्ण कार्य उसने किए। तो इसको भारत सेवक समाज भी कहा जाता है, जो कि 1905 में गठित हुई थी। इसके अलावा गोखले 1905 में इसके अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और ये चूंकि इन्होंने उदारवादी तरीके से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत व्यापक बना दिया। जैसे मैंने बताया कि उस समय शुरुआत थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया कि एक नींव रखी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो कि आगे चल करके एक बड़ा वृक्ष के रूप में बना और उसके बाद भारत को आज़ादी मिली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें शिक्षा सुधार में जैसे मैंने बताया कि ये चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो और इसके अलावा पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, जिससे भारतीय पुरातन विचारों को छोड़ करके, अंधविश्वासी दृष्टिकोण को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। इसके अलावा ये इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य भी थे और ब्रिटिश सरकार में ये चाहते थे कि भारत को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके लिए चाहते थे कि लोगों को वोट का अधिकार मिले ज़्यादा से ज़्यादा और लोग अपनी बात को बजाय आंदोलन के, तोड़फोड़ के, बहिष्कार के, अपने प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को
वहां पहुंचाएं और शासन में भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा इनका मानना था। यानी ये प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, जबकि तिलक ऐसा मानते थे कि यदि हमारी स्वयं की सरकार है तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से रख सकते हैं, ये तो सरकार ही विदेशी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विदेशी मतलब इन्होंने जबरदस्ती हमारे देश पर कब्जा किया है, ऐसा तिलक का मानना था। मैं आपको जब तिलक पढ़ाऊंगी तो विस्तार से उनकी विचार भी आपको बताऊंगी और तिलक और गोखले का अंतर भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा श्रम सुधार के लिए भी इन्होंने कार्य किए और जो मजदूरों की कामकाजी स्थिति है उनमें भी सुधार के लिए इन्होंने काफी वकालत की, श्रम कानूनों की वकालत की इन्होंने, और श्रमिकों के अधिकार, उनकी मजदूरी की स्थिति, उनके रहने की स्थिति, उनके कार्य करने के घंटे, इन सब के बारे में भी इन्होंने विचार व्यक्त किए, क्योंकि श्रमिकों की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। इसलिए इनका मानना था कि श्रमिकों की दशा में भी सुधार होना चाहिए। इसके अलावा 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट जो था उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको 1909 भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भारत में काफी महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। हालांकि इन्होंने बाद में उसकी आलोचना भी की थी, इसकी अधिनियम की, और इसीलिए उस आलोचना के कारण ही अंग्रेजों ने इन्हें एक ये कहें कि एक इनके चुनौती दे दी थी कि आप कोई ऐसा मसविदा बनाकर दीजिए जो कि सभी भारतीयों को, सभी दलों को मान्य हो। तब इन्होंने इसको स्वीकार किया चुनौती को, और इन्होंने एक वसीयतनामा, तो हम क्या कहें इसको, क्योंकि जब 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी तब उन्होंने वो तैयार कर लिया था तब तक, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुआ था। 1916 में उनकी मृत्यु के बाद वो प्रकाशित हुआ था, इसलिए उसको राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। और वो एक विस्तार से उन्होंने शासन का वर्णन किया था कि किस प्रकार से केंद्रीय सरकार होनी चाहिए और किस प्रकार से राज्य सरकार होनी चाहिए, यानी सरकार को किस प्रकार से शासन करना चाहिए। तो ये सब गोखले ने अपने उस वसीयतनामे में बताया था। तो स्टूडेंट, आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको बहुत सारे विषयों पर वीडियो लेकर आई हूँ। भारतीय संविधान के प्रत्येक बिंदु पर मैंने वीडियो बनाए हैं। आपको और किन्हीं विषयों पर यदि वीडियो चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके जो प्रश्न है उनके भी जवाब दूंगी, और आप जो चाहेंगे उन पर यथासंभव वीडियो बनाने के भी प्रयास करूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो वो भी आप जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।